हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आरबीआई ऑफिसर ग्रेड वी फेज़ 1 का एग्ज़ाम होने वाला है 18 अक्टूबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग आरबीआई ऑफिसर ग्रेड वी फेज़ 1 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के गठन और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला कानूनी प्रावधान किस अधिनियम में है? आरबीआई एक्ट 1934 संशोधन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फाइनेंस एक्ट 2016, कंपनीज एक्ट 2013। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, आरबीआई एक्ट 1934 संशोधन, तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली दो सुविधाएं कौन सी हैं? रेपो और रिवर्स रेपो, सीआरआर और एसएलआर, एमएसएफ और बैंक दर, ओएमओ और एमएसएस। तो भाई दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, रेपो और रिवर्स रेपो, तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है तीसरा कि फुल ऑन अकाउंट यानी एफओए और फुल ऑन इनवॉइस एफओएल में क्या अंतर है? एफओए आंशिक भुगतान, एफओएल पूर्ण भुगतान। एफओए पूर्ण भुगतान, एफओएल आंशिक भुगतान, दोनों एक समान है। एफओ निर्यात है, एफओएल आयात है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, एफओए पूर्ण भुगतान, एफओएल आंशिक भुगतान, तो भाई तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद लोग समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास कैसे रिकॉर्ड करता हूं। सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को टाइप करना पड़ता है। क्वेश्चंस को टाइप करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों के लिए क्लास जो है रिकॉर्ड हो पाती है। आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर सकता हूं। तो ये मेरी जो उम्मीद है कि आप इसे पूरी नहीं करोगे, तो सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़ लाइक जरूर करें क्लास को। अगला क्वेश्चन का स्टेबल कॉइन क्या है और यह क्रिप्टो करेंसी में किस प्रकार भिन्न है? यह फिएट मुद्रा से समर्थित होता है जबकि क्रिप्टो करेंसी से नहीं। बी में क्या यह क्रिप्टो करेंसी से अधिक अस्थिर होता है? सी है यह केवल सरकारी उपयोग के लिए होता है। डी में क्या यह भौतिक रूप में उपलब्ध होता है? तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यह फिएट मुद्रा में समर्थित होता है जबकि क्रिप्टो करेंसी नहीं। तो भाई चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल रुपी यानी ई रुपी के संदर्भ में व्हाइट लिस्टिंग का क्या अर्थ है? विशिष्ट डिजिटल वॉलेट्स को लेन देन की अनुमति देना, सभी वॉलेट्स को लेन देन की अनुमति देना, केवल बैंक वॉलेट्स की अनुमति देना, केवल सरकारी वॉलेट्स को अनुमति देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल रुपी के संदर्भ में व्हाइट लिस्टिंग का अर्थ होता है विशिष्ट डिजिटल वॉलेट्स को लेन देन की अनुमति देना। तो भाई पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2008, 2010, 2012, 2014। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआई की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। तो भाई छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। वेसल थर्ड मानदंड के अंतर्गत लिवरेज रेशियो की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? 3%, 4.5%, 6% या 8%? तो मेरे प्यारे बच्चों, वेसल थर्ड मानदंड के अंतर्गत लिवरेज रेशियो की जो न्यूनतम आवश्यकता है यह है 3%। तो भाई सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
सो गाइस अगला क्वेश्चन है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ क्या है और ये कब शुरू की गई। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ जो है ना 2022 बैंकों के अतिरिक्त नकदी को अवशोषित करने के लिए। तो 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो NSFR क्या मापता है। बैंक की दीर्घकालिक तरलता, बैंक की अल्पकालिक तरलता, बैंक की लाभप्रदता, बैंक की पूंजी पर्याप्तता। तो मेरे प्यारे बच्चों नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो यानी NSFR क्या मापता है, बैंक की दीर्घकालिक तरलता। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, 100%, 90%, 80% या 70%। तो मेरे प्यार जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR की न्यूनतम जो आवश्यकता है ये 100%। तो भाई 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन की फॉरवर्ड गाइडेंस क्या है। तो फॉरवर्ड गाइडेंस क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा भविष्य की मौद्रिक नीति के बारे में संकेत देना। बी में क्या है, बैंकों द्वारा ग्राहक को ऋण के बारे में जानकारी देना। सी में क्या है, सरकार द्वारा बजट के बारे में जानकारी देना। डी है निवेशकों द्वारा शेयर बाजार के बारे में भविष्यवाणी करना। तो भाई 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं केंद्रीय बैंक द्वारा भविष्य की मौद्रिक नीति के बारे में संकेत देना। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट, दीर्घकालिक बॉन्ड खरीदना और अल्पकालिक बॉन्ड बेचना। बी में क्या, अल्पकालिक बॉन्ड खरीदना और दीर्घकालिक बॉन्ड बेचना। सी क्या, केवल दीर्घकालिक बॉन्ड खरीदना। डी है केवल अल्पकालिक बॉन्ड बेचना। तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, दीर्घकालिक बॉन्ड खरीदना और अल्पकालिक बॉन्ड बेचना। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या है। व्हाट इज अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, जमाकर्ताओं से ब्याज वसूलना, जमाकर्ताओं को अधिक ब्याज देना, केवल ऋणदाताओं से ब्याज वसूलना, केवल सरकारी बॉन्ड पर ब्याज देना। तो मेरे प्यारे जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या है, जमाकर्ताओं से ब्याज वसूलना। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है। केंद्रीय बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीदना, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाना, सरकार द्वारा करों में कमी करना, बैंकों द्वारा ऋण देना बंद करना। तो इसका मतलब होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीदना। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है। तो फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में अंतर होता है राजस्व घाटा केवल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर है। तो भाई 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्विन बैलेंस शीट समस्या यानी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है ये क्या है। व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, बैंकों को एनपीए और कॉर्पोरेट्स को का ऋण संकट, सरकार का घाटा और विदेशी व्यापार घाटा, सी है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, डी है कर राजस्व में कमी और व्यय में वृद्धि। तो मेरे प्यारे जो ट्विन बैलेंस शीट समस्या क्या है, बैंकों की एनपीए और कॉर्पोरेट का ऋण संकट। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC किस वर्ष लागू हुआ, 2016, 2017, 2018, 2019। तो मेरे प्यारे जो ये लागू हुआ था वर्ष 2016 में। तो भाई 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल लैंडिंग के लिए RBI द्वारा जारी दिशा निर्देश किस वर्ष जारी किए गए थे, 2020, 2021, 2022, 2023। तो डिजिटल लैंडिंग के लिए RBI द्वारा जारी दिशा निर्देश वर्ष 2022 में जारी किए गए। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड क्या है। व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड? पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए जारी बॉन्ड, कृषि परियोजनाओं के लिए जारी बॉन्ड, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जारी बॉन्ड, शैक्षिक परियोजनाओं के लिए जारी बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो ग्रीन बॉन्ड जो है ना पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए जारी बॉन्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क किस वर्ष जारी किया गया? 2021, 2022, 2023, 2024। तो मेरे प्यारे जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो फ्रेमवर्क जो है ना ये वर्ष 2022 में जारी किया गया। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान क्या है? 6.0% से 6.5%, 6.5% से 7.0%, सी एस 7.0 से 7.5%, डी एस 7.5% से 8.0%। तो 7.0 से 7.5%। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में क्रेडिट जीडीपी अनुपात यानी क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो में वृद्धि का मुख्य कारण क्या बताया गया है? उद्योगों को बैंक ऋण में वृद्धि, सेवा क्षेत्र को ऋण में वृद्धि, कृषि क्षेत्र को ऋण में वृद्धि, निजी उपभोग में वृद्धि। तो भाई 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी उद्योगों को बैंक ऋण में वृद्धि। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़। तो बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि जो है ये आवंटित की गई है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्री राशन अंडर द प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना? प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त राशन की अवधि कितनी है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो ये जो इसकी अवधि है ना ये 1 वर्ष की है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत किस वर्ष तक सभी शहरों में गार्बेज फ्री बनाने का लक्ष्य है? 2024, 2025, 2026, 2027? 2026 तक। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक मछली उत्पादन 220 लाख टन करना है? 2024 से 25, 2025 से 26, 2026 से 27, 2027 से 28? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2024-25 से 220 लाख टन करना है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? नरसिम्हा समिति, शिवरामन समिति, रंगराजन समिति या सरकारिया समिति? तो मेरे प्यारे बच्चों नाबार्ड की जो स्थापना है ना ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन, नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1995 से 96, 1996 से 97, 1997 से 98, 1998 से 99? तो मेरे प्यारे जो नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF की जो शुरुआत है वर्ष 1995 से 96 के बीच में हुई थी। तो भाई 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेबी की स्थापना किस वर्ष एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी? 1988, 1992, 1995, 1998? तो सेबी की स्थापना जो है ना 1988 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
सेबी के अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF विनिमय किस वर्ष लागू हुए? 2010, 2012, 2014, 2016। तो ये लागू होते मेरे प्यारे बच्चों 2012 में। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिडबी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम 1956, सिडबी अधिनियम 1989। तो मेरे प्यारे जो सिडबी की जो स्थापना जो है ना सिडबी अधिनियम 1989 के तहत हुई। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि सिडबी के स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़? तो मेरे प्यारे जो सिडबी के स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण की अधिकतम जो सीमा है यह है 1 करोड़ रुपए। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सिम बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम 1956। तो मेरे प्यारे जो एक्सिम बैंक की स्थापना जो है ना आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई। तो भाई 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सिम बैंक के लाइंस ऑफ क्रेडिट LOCCs का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में भारतीय परियोजनाओं को वित्तपोषण, घरेलू उद्योगों को ऋण देना, आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। तो मेरे पास जो एक्सिम बैंक के लाइंस ऑफ क्रेडिट LOCs का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में भारतीय परियोजनाओं का वित्तपोषण। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, किसानों को आय सहायता प्रदान करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों को बीमा कवर प्रदान करना। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य है कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना। तो 35 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह SHGS का लक्ष्य क्या है? 10 करोड़ महिला सदस्य, 8 करोड़ महिला सदस्य, 7 करोड़ महिला सदस्य, 5 करोड़ महिला सदस्य। तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह SHGS का लक्ष्य है 10 करोड़ महिला सदस्य। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि क्या है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? तो मेरे प्यारे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवर की जो राशि है यह है 5 लाख। तो 37 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY में कितने अस्पताल शामिल हैं? 20,000 से अधिक, 25,000 से अधिक, 28,000 से अधिक या 30,000 से अधिक? तो मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कुल 28,000 से अधिक अस्पताल जो हैं ये शामिल हैं। तो 38 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण का प्रावधान किसके लिए है? केवल अनुसूचित जाति जनजाति, केवल महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाएं या सभी वर्ग? तो मेरे प्यारे जो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण का प्रावधान जो है ना अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी के ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शिशु कैटेगरी लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी के ऋण की जो अधिकतम सीमा है यह है 50,000। तो भाई 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY
KAY के तहत मुक्त राशन की अवधि कब तक बढ़ाई गई थी? दिसंबर 2022, मार्च 2023, जून 2023, दिसंबर 2023। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुक्त राशन की अवधि जो है दिसंबर 2023 तक बढ़ाई गई थी। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है? 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कुल 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के तहत कितने वेंडर्स को लोन दिए जाने का लक्ष्य है? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? तो 43 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं 50 लाख। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा। डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत नेट परियोजना का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? पर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 1 लाख गांव में इंटरनेट, 5 लाख स्कूलों को डिजिटल, 10 लाख अस्पतालों को ऑनलाइन। तो डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत नेट परियोजना का लक्ष्य है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम? 10 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से 2 करोड़, 50 लाख से 5 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़। तो मेरे प्यारे तो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण की न्यूनतम और अधिकतम जो सीमा है 10 लाख से 1 करोड़। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द पेंशन अमाउंट अंडर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन की राशि क्या है? 2,000 प्रति माह, 3,000 प्रति माह, 4,000 प्रति माह या 5,000 प्रति माह? तो मेरे प्यारे जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन की जो राशि है 3,000 प्रति माह। तो 46 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, स्वनिधि योजना के तहत पहले ऋण की अधिकतम राशि क्या है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? तो स्वनिधि योजना के तहत पहले ऋण की जो अधिकतम राशि है यह है 10,000 रुपये। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल आवंटन कितना है? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल आवंटन 20,000 करोड़ रुपए। तो भाई 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य क्या है? डिजिटल हेल्थ आईडी बनाना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, टेलीमेडिसिन सेवा या उपरोक्त सभी? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य है उपरोक्त सभी। तो भाई 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं? 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ या 8 करोड़? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुल 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(b) के अनुसार बैंकिंग की परिभाषा क्या है? जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण देना। बी केवल जमा स्वीकार करना, केवल ऋण देना या निवेश करना? तो मेरे प्यारे जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(b) के अनुसार बैंकिंग की परिभाषा जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो भाई 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 17 के अनुसार आरबीआई को किस प्रकार के बिलों की खरीद बिक्री का अधिकार है? ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियां, केवल कॉर्पोरेट बॉन्ड, केवल विदेशी बॉन्ड, केवल या म्यूनिसिपल बॉन्ड?
तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 17 के अनुसार आरबीआई को ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री का अधिकार है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वेसल थर्ड मानदंडों के अनुसार CET 1 कैपिटल में क्या शामिल है? अकॉर्डिंग टू वेसल थर्ड नॉट्स व्हाट ए इंक्लूड इन CET 1 कैपिटल, कॉमन शेयर और रिटर्न ऑर्गेनाइज, प्रेफरेंस शेयर या सबऑर्डिनेट डेट या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कॉमन शेयर और रिटर्न ऑर्गेनाइज, तो राइट आंसर क्या होगा? तो भाई 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि NOSTRO अकाउंट और VOSTRO अकाउंट में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NOSTRO अकाउंट एंड VOSTRO अकाउंट? तो इसमें मुख्य अंतर क्या है? देखिए, नोस्ट्रो जो है ये विदेशी बैंक में घरेलू बैंक का अकाउंट है और वेस्ट्रो ये घरेलू बैंक में विदेशी बैंक का अकाउंट है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है IMF की विशेष आहरण अधिकार HDR टोकरी में कितनी मुद्राएं शामिल हैं? 4, 5, 6 या 7? तो IMF की विशेष आहरण अधिकार HDR टोकरी में कुल 5 मुद्राएं जो हैं ये शामिल हैं। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन या सिंगापुर सम्मेलन? तो मेरे प्यारे बच्चों विश्व बैंक समूह की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि WTO के ट्रिप्स समझौते यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट? तो इसका पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ, तो इसको क्या बोला जाएगा? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। थोड़ा सा अजीब मतलब लैंग्वेज थोड़ी जो है कठिन, इसको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि LIBOR के स्थान पर किस नए बेंचमार्क का उपयोग किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो किस बेंचमार्क का उपयोग किया जा रहा है? SOFR यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो ए ऑप्शन जो है गाइस 58 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजिटल रुपी ई-रुपी के संदर्भ में टोकनाइजेशन का क्या अर्थ है? संवेदनशील डेटा को टोकन में बदलना, डिजिटल मुद्रा को छापना, बैंक खाते बनाना, ऑनलाइन लेन देन करना। तो मेरे प्यारे जो डिजिटल रुपी के संदर्भ में टोकनाइजेशन का अर्थ होता है संवेदनशील डेटा को टोकन में बदलना। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में ग्रीन वॉशिंग क्या है? व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? इज द कॉन्टेक्ट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। पर्यावरणीय लाभों को अंतर्जित करना, हरित परियोजनाओं को वित्त पोषण करना, पर्यावरण मानकों का पालन करना, कार्बन उत्सर्जन कम करना। तो भाई 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं पर्यावरणीय लाभों को अतिरंजित करना, तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में ब्लॉकचेन ट्राइलेमा जो है ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी के संबंध में ब्लॉकचेन ट्राइलेमा जो है ना, सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट SBA? IMF की स्टैंड बाय एडजस्टमेंट SBA क्या है? अल्पकालीन ऋण सुविधा, दीर्घकालीन ऋण सुविधा, तकनीकी सहायता कार्यक्रम, शोध कार्यक्रम। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी अल्पकालिक ऋण सुविधा। तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA क्या है?
व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA? गरीब देशों को कम ब्याज पर ऋण दर पर ऋण, विकसित देशों को ऋण, निजी क्षेत्र को ऋण, सरकारी परियोजनाओं को अनुदान। तो विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA क्या है? गरीब देशों को कम ब्याज दर पर ऋण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो गुजारिश करना चाहूँगा सभी बच्चों से हाथ जोड़कर प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। WTO के ट्राइब्यूनल के संबंध में अपील की समाप्ति क्या है? अपील निकाय के सदस्यों की नियुक्ति न होना, अपील प्रक्रिया में बदलाव, नए अपील नियम, अपील की समय सीमा में बदलाव। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अपील निकाय के सदस्यों की नियुक्ति, तो 64 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के होल्डिंग लिमिट का क्या उद्देश्य है? डिजिटल मुद्रा के जमा को सीमित करना, लेन देन की संख्या सीमित करना, उपयोगकर्ताओं की संख्या सीमित करना, बैंक की भागीदारी सीमित करना। तो मेरे प्यारे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के होल्डिंग लिमिट का क्या उद्देश्य है? डिजिटल मुद्रा के जमा को सीमित करना। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM इन बैंकिंग? ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम का प्रबंधन, ऋण जोखिम का प्रबंधन, परिचालन जोखिम का प्रबंधन, बाजार जोखिम का प्रबंधन। तो 66वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम का प्रबंधन। तो 66 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज इंक्लूड इन RBI ऑपरेशन ट्विस्ट? RBI की ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या शामिल है? तो RBI की ऑपरेशन ट्विस्ट में जो है ना दीर्घकालिक बॉन्ड खरीदना और अल्पकालिक बॉन्ड को बेचना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 67 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। IMF की कोटा सुधार का क्या उद्देश्य है? उभरती अर्थव्यवस्थाओं को की भागीदारी बढ़ाना, विकसित देशों की भागीदारी घटाना, कुल कोटा राशि घटाना, विशेष आरण अधिकार समाप्त करना। तो IMF की कोटा सुधार का उद्देश्य क्या है? उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन विश्व बैंक की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कौन से संकेतक शामिल हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा परिणाम, आर्थिक विकास दर, बुनियादी ढांचा विकास, तकनीकी नवाचार। तो मेरे प्यारे जो विश्व बैंक की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कौन सा संकेतक शामिल है? स्वास्थ्य और शिक्षा परिणाम। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन? WTO के प्लास्टिक प्रदूषण पर समझौता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक कचरे के व्यापार को नियंत्रित करना, प्लास्टिक उत्पादन बढ़ाना, प्लास्टिक निर्यात को प्रोत्साहन, प्लास्टिक आयात पर प्रतिबंध। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं प्लास्टिक कचरे के व्यापार को नियंत्रित करना। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा RBI के प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स का क्या उद्देश्य है? एकल उधारकर्ता समूह को ऋण सीमित करना, ऋण वसूली में सुधार, ऋण दरें निर्धारित करना, ऋण आवेदन प्रक्रिया सरल बनाना। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं एकल उधारकर्ताओं समूह को ऋण सीमित करना। तो 71वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैंकों के लिए इंटीग्रेटेड ऑडिट का क्या महत्व है? वित्तीय परिचालन और अनुपालन ऑडिट का एकीकरण, केवल वित्तीय ऑडिट, केवल आंतरिक ऑडिट, केवल शब्दारिक ऑडिट। तो मेरे प्यारे जो बैंकों के लिए इंटीग्रेटेड ऑडिट का क्या महत्व है? वित्तीय परिचालन और अनुपालन ऑडिट का एकीकरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 72वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। IMF की डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? देशों की ऋण स्थिरता का आकलन, ऋण माफी प्रदान करना, नए ऋण देना, ऋण दरें निर्धारित करना। तो IMF की डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क का उद्देश्य है देशों की ऋण स्थिरता का आकलन। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर कौन सी नई रिपोर्ट आई है?
बिजनेस रेडीनेस इनिशिएबिलिटी एक्टिव, बिजनेस इन्वायरमेंट रिपोर्ट, बिजनेस एनेबलिंग इन्वायरमेंट, बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स। तो विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस एनेबलिंग इन्वायरमेंट जो रिपोर्ट जो है ये आई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि WTO के फिशरीज सब्सिडी समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अवैध मत्स्य को रोकना, मत्स्य सब्सिडी बढ़ाना, मछली निर्यात को प्रोत्साहन, मछली आयात पर प्रतिबंध। तो WTO के फिशरीज सब्सिडी समझौते का उद्देश्य अवैध मत्स्य को रोकना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि RBI के एक्सटेंशन बेंचमार्क लिंक लैंडिंग रेट का क्या लाभ है? ऋण दरों में पारदर्शिता और त्वरित संचरण, ऋण दरें बढ़ाना, ऋण दरें घटाना, ऋण वितरित सीमित करना। तो 76वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऋण दरों में पारदर्शिता और त्वरित संचरण। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे का क्या महत्व है? साइबर हमलों से सुरक्षा, ग्राहक डेटा सुरक्षा, डिजिटल लेनदेन सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे जो बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे का क्या महत्व है? उपरोक्त सभी। तो 77वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। IMF की रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI क्या है? आपातकालीन वित्तीय सहायता, दीर्घकालीन विकास ऋण, तकनीकी सहायता कार्यक्रम, शोध अनुदान। IMF की रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI क्या है? आपातकालीन वित्तीय सहायता। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र में निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, सरकारी परियोजनाओं को ऋण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। तो विश्व बैंक की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC का प्राथमिक उद्देश्य क्या? निजी क्षेत्र में निवेश। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। WTO के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA का क्या उद्देश्य है? IT उत्पादों पर शुल्क समाप्त करना, IT निर्यात को प्रोत्साहन, IT आयात पर प्रतिबंध, IT उद्योग को सब्सिडी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी IT उत्पादों पर शुल्क समाप्त करना। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ आप क्वेश्चन जीके के भी देख लीजिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा या बेनी भुट्टो। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो पहले विदेशी नागरिक थे ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। और भारत रत्न देने की जो शुरुआत है वर्ष 1954 से की गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, तो आपको पता चलेगा कि भारत रत्न देने की जो शुरुआत है वर्ष 1954 से की गई थी। और भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था, किन भारतीयों को मिला था? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को मिला था। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी ये थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन थे? मिल्खा सिंह, PT ऊषा, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल। तो ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे अभिनव बिंद्रा। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के लेखक कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑर्गन राइटर टू विन द मैन बुकर प्राइज? अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, VS नायपाल या किरण देसाई। तो मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के लेखक थे मेरे प्यारे बच्चों सलमान रुश्दी। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो
तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ए आर रहमान, पंडित रविशंकर, जुबिन, लता मंगेशकर, जुबिन मेहता। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 86वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? सुनील गावस्कर, कपिल देव, सलीम दुरानी, मंसूद अली खान पटौती। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे मसूद अली खान पटौती। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? देविका रानी, सत्यजीत रे, वी.एन. सरकार, पृथ्वीराज कपूर। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे देविका रानी। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथन आनंद, गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर, कर्णम मल्लेश्वरी। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार कौन है? हु इज़ द फर्स्ट राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? सुमित्रा नंदन पंत, जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, के.बी. पटप्पा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल भारत का एकमात्र स्मारक कौन सा है? लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार या सांची स्तूप। तो विश्व के 7 अजूबों में शामिल भारत का एकमात्र स्मारक है ताजमहल। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हु इज़ द फर्स्ट बॉलर टू टेक ए हैट्रिक इन क्रिकेट वर्ल्ड कप? क्रिकेट विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? कपिल देव, चेतन शर्मा, जावेद मियांदाद या ग्लेन मैकग्रा। तो क्रिकेट विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज हैं चेतन शर्मा। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे, महात्मा गांधी के आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या संस्कृत। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, हु इज़ द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हजारीलाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? अभी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था, विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, महिला प्रधानमंत्री? तो ये थी इंदिरा गांधी। विश्व की पूछा जा रहा है ना, तो मेरे प्यारे जो भारत की अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी, और विश्व की पूछा जाए श्री राम भंडारनायक के। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 95 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन सिटीजन टू रिसीव पद्म भूषण? पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, यासिर अराफात, सातो इशी। तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक थे यासिर अराफात। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर बच्चे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी।
तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम रोटजन, मैरी क्यूरी, नील्स बोहर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे विलियम रोटजन। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन ए ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सत्यजीत रे, भानु अथैया, ए आर रहमान, रेशमा पाम्बले। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तो भानु अथैया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण भारत के किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड। तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।